समझे पढ़ना, जैसे एवरेस्ट चढ़ना, अकेले जंग लड़ना। I can't take it। अब वेदांतु देगा प्रॉब्लम से छुटकारा। समझ Hi, sir। आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा। बेस्ट टीचर्स के गाइडेंस में पढ़ना इजियर होगा। एग्जाम या Understood। लाइफ, अब से हर स्टूडेंट विनर होगा। समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो Vedantu, learn live online. To attend a free live class, download the app now. गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं मेड इजी केमिस्ट्री चैनल पे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर और दोस्त। और आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं हाइड्रोजन चैप्टर को, जो कि 11th क्लास का चैप्टर है और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। वन शॉट में इसको हमें आज कंप्लीट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन तो पक्का है, इसमें से आता ही आता है। सो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैं ये श्योर हूं अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको हाइड्रोजन का क्वेश्चन करने में परेशानी नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे अभी मुझे लाइव दिख रहे हैं। आज वैसे थोड़ा क्राउड कम हो सकता है बिकॉज यहाँ पर जेई का एग्जाम भी है। सो जेई का मेंस का एग्जाम है, तो काफी बच्चों ने मुझे बोला था इस बारे में कि हम लोगों का एग्जाम है। काफी लोगों ने मुझे मेल किया। सो अभी तो वो एग्जाम देने चलेंगे, लेकिन बेस्ट लक, भगवान करे उनका बहुत अच्छा पेपर हो और सब लोगों का सिलेक्शन हो जाए। मैं तो यही चाहता हूं, ठीक है। और मैं आप सब लोगों से भी कहूंगा कि आप लोग भी एक बार उन सबको विश करो ताकि उनके एग्जाम काफी अच्छे जाएं। सो गाइज, हाइड्रोजन चैप्टर करना है और जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जिसका आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। सो फटाफट से आप उसका फ्री डाउनलोड कर लीजिए और हाइड्रोजन चैप्टर को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा गाइज 850 से ज्यादा वीडियोस, 100+ मोटिवेशनल वीडियोस, 4,16,000 से 4,18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, यहां पे चेंज करना भूल गया मैं। एट द सेम टाइम नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नंबर 1 स्टार एजुकेटर रह चुका हूं। इसके अलावा मोस्ट इमर्जिंग केमिस्ट्री फैकल्टी भी हूं। एट द सेम टाइम 8+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपके प्यार के आगे ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग मी लाइक दिस। सो चलिए गाइस फटाफट से हाइड्रोजन चैप्टर को शुरू करते हैं। और मैं आपसे पहले कह रहा हूं कि इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक गिवन है, जिसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही अल्टीमेट नोट्स है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वही नोट्स गिवन है। सो सबसे पहले तो जो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ध्यान देने वाली बात है वो है थर्ड मोस्ट अबंडेंट सरफेस ऑफ ग्लोब। बेसिकली हाइड्रोजन गैस है, बेसिकली क्या है, थर्ड मोस्ट अबंडेंट, मतलब तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, ग्लोब के सरफेस पर पाई जाने वाली गैस है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कंसीडर एज फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन गैस को हम लोग फ्यूचर में सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इसी से आने वाले जनरेशंस को, क्योंकि कोयला धीरे धीरे कोल खत्म होते जा रहा है, तो हाइड्रोजन को एनर्जी सोर्स के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। एंड द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट एनिमल यहां पर एलिमेंट है ये। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। हाइड्रोजन गैस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली गैस है और अर्थ के सरफेस पर, ठीक है, तीसरे नंबर पे आती है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, 17th सेंचुरी में गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंटली मैं आपको बता रहा हूं, 17th सेंचुरी में वाटर की ड्रॉप को हम लोग क्या मानते थे, एलिमेंट। लेकिन यहां पर ये 17th सेंचुरी में 1766 में ये हमारे हेनरी साहब थे जिन्होंने बोला वाटर का जो ड्रॉप होता है बेसिकली क्या होता है, वो एक एलिमेंट है। लेकिन गाइस, यहां पर वाटर जो है, देखा गया कि वाटर किससे बनाया जा सकता है, हाइड्रोजन की बर्निंग से बनाया जा सकता है। Which discard the idea of water consider as an element। मतलब जैसे ही पता लगा कि हाइड्रोजन की बर्निंग से आप वाटर बना सकते हैं, वहां पर यह आइडिया खत्म हो गया कि वाटर एक एलिमेंट है। नहीं, वाटर एलिमेंट नहीं है। वाटर एक क्या करता है, वाटर एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बनता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। 1783 में वाटर को एक्चुअली डिस्कवर कर लिया गया, एज अ कंपाउंड बताया गया। किसने बताया, ठीक है, एंटोइनर लेवोइसर ने बताया, ठीक है, जो कि रशियन साइंटिस्ट थे, रशियन केमिस्ट थे। उन्होंने बताया कि जो वाटर है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसलिए यहां पर जरा चेक करेगा, हाइड्रोजन को हमें पढ़ना पड़ता है। तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, बेसिकली वाटर। जरा ध्यान से इसको समझिएगा, हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन क्यों पड़ा, क्योंकि हाइड्रोजन की बर्निंग से आप क्या बना सकते हैं, पानी बना सकते हैं। तो यहां पर हाइड्रो को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, हाइड्रो एंड देन जन। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, जन का मतलब प्रोड्यूसर।
वाटर को प्रोड्यूस करने वाला, नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, वाटर को प्रोड्यूस करने वाला, इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। सो चलिए ये तो रहा हमारा हिस्ट्री। अब देखिए यहां पर थ्रू आउट पीरियोडिक टेबल में जरा ध्यान से इसको चेक करिएगा, यह अकेला ऐसा एलिमेंट होता है जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। राइट डाउन दिस थिंग, हाइड्रोजन अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। और पीरियोडिक टेबल में आप लोग जनरली देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इसको पहली पोजीशन पे रखा जाता है, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिसको हमें समझना है। रख तो हम देते हैं क्योंकि ये मोस्ट लाइटेस्ट एलिमेंट है जो नंबर 1 पे रख दिया जाता है, एटॉमिक नंबर भी इसका 1 ही है। विद द सेम टाइम यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कंसीडर करना पड़ता है। मजे की बात देखिए कि हाइड्रोजन को आप ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करके H- भी बना सकता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H+ भी बना सकता है, ये इसकी खास बात है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, जो इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करवाने पर मजबूर करती है। ठीक है, अब मजे की बात यह है कि अगर आपने इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो फाइनली ये प्रोटॉन की तरह सिर्फ एक ही प्रोटॉन बचेगा उसमें, और वो एज अ प्रोटॉन कंसीडर किया गया था। H+ सबको पता है प्रोटॉन कहलाता है। ठीक है, नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, कैटायन और एनायन दोनों बना सकता है। अब मजे की बात यह थी कि हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल से भी मैच करती हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैलोजन से भी मैच करती हैं, इसलिए केमिस्ट लोगों को समस्या हो रही थी कि हाइड्रोजन को रखें कहां। तो पहले तो उन्होंने नंबर 1 पोजीशन पे रखा था, ध्यान से इसको चेक करो, लेकिन बाद में पता लगा कि एल्कली मेटल से भी रिजेंबल करता है और 17th नंबर ग्रुप जो है हमारे पास, ये ध्यान रखिएगा, 17th नंबर ग्रुप से भी रिजेंबल करता है, इसीलिए इसको बीच में रखा गया, पीरियोडिक टेबल के बीच में। मतलब ये ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 17 से मैच करता था बहुत सारी प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसलिए इसको बीच में रखा जाता है आजकल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब कौन सी चीजें जो रिसेंबल करती हैं उसको हमें देखना है, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल सेपरेटली बीच में रखा गया था। अब रिसेंबलिंग कौन सी चीजों पर होती है वो उसको हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि एल्कली मेटल से मैच करती हैं उसको जरा हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहली तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सबसे पहले तो यहां पर जरा चेक करिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहली चीज है जो कि किसे रिसेंबल करती है, एल्कली मेटल से। देखिए हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर हम लोग बात करें एल्कली मेटल्स की जैसे कि लिथियम, सोडियम, इनके पास भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, सोडियम के पास भी 1 होता है, लिथियम के पास भी 1 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहली मैचिंग है। दूसरी मैचिंग क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। देखिए सोडियम Na+ की फॉर्म में जा सकता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो हाइड्रोजन भी जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके फाइनली H+ की फॉर्म में जा सकता है। इसका मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है जो कि मैच करता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको पता होना चाहिए कि NaCl के केस में अगर यहां पर एल्कली मेटल Na+ की बात करो तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होती है। ऐसी अगर हम लोग HCl की बात करें, अभी हमने NaCl की बात की थी, अगर हम HCl की बात करें इन दैट केस हाइड्रोजन भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। जैसे कि KBr की बात करें तो K+1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है रिजेंबल करती है किसके साथ, एल्कली मेटल के साथ। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। चौथी है कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आपको देखिए यहां पर जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं एल्कली मेटल, जैसे कि सोडियम की बात करें तो सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिजेंबल होती है Na2O, तो हाइड्रोजन भी ऐसे ही रिजेंबल होता है। हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ कैसे रिजेंबल होता है, H2O। जैसे ये बनाता है K2O, जैसे ये बनाता है Na2O, वैसे ही हाइड्रोजन बनाता है H2O। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, जिसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में दूसरा एग्जांपल देखिए Cl के साथ। जैसे कि हमको पता है कि NaCl के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाता है, KCl के साथ रिएक्ट करके KCl बनाता है, वैसे ही HCl के साथ रिएक्ट करके HCl बनाता है। तो ये प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो मैच कर रही हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें सोडियम सल्फर के साथ Na2O बनाता है, ठीक है, Na2S, और जैसे कि पोटेशियम सल्फर के साथ रिएक्ट करके K2S बनाता है, वैसे ही हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्ट करके H2S बनाता है। यानी कि जैसे ही आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा यहां पर हाइड्रोजन वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे कि एल्कली मेटल्स करते हैं। अब आगे देखिए रिजेंबल ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल में जो 5वां पॉइंट है, नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, लिबरेशन एट कैथोड।
आपको पता होना चाहिए, अगर आपने NaCl डाला तो आप खुद बताइए कि NaCl में Na+ किधर जाएगा, Na+ कैथोड की तरफ जाएगा और वहां पर क्या करेगा, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na के अंदर। ये हमको सबको पता है। सेम काम जो कैथोड पर सोडियम कर रहा है, वैसा ही सेम काम कौन करता है, हाइड्रोजन भी करता है। हाइड्रोजन भी H+ की फॉर्म पे कहां जाएगा, कैथोड पर, और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेगा, हाफ H2। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ये दोनों के दोनों कैथोड की तरफ जाते हैं अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो। जैसे कि Na जाता है वैसे ही हाइड्रोजन भी जाता है। लिबरेशन ऑफ कैथोड, अगर आपने HCl, वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर HCl डाला होता तो H2 गैस आपको मिलती कहां पर, कैथोड पे। जैसे ही आपको पिछले केस में सोडियम मिला था कहां पे, कैथोड पे। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। सबको समझ में आ गया। नाउ ये एक चीज रिसेंबल करती है जो कि एल्कली मेटल के साथ, एल्कली मेटल भी कैथोड की तरफ जाते हैं, हाइड्रोजन भी कैथोड की तरफ जाता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको जरा चेक कर लेते हैं। अब हम चेक करते हैं बेसिकली यहां पर क्या डिफरेंसेस चेक करेंगे, हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स में डिफरेंसेस क्या हैं। ये पॉइंट है जिसको हमें ध्यान से देखना है। तो सिमिलैरिटीज को हमने चेक कर लिया, लेकिन हाइड्रोजन और एल्कली मेटल में डिफरेंसेस क्या है जरा चेक करो। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल, क्योंकि एल्कली तो मेटल्स हैं लेकिन हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है। ये भी एक डिफरेंस है कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है और एल्कली मेटल्स हैं, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एल्कली मेटल्स के रिस्पेक्ट में कम होती है। मतलब इसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने की जो आदत होती है वो एल्कली मेटल से कम होती है। दूसरा है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है H2 वो न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर लिथियम का ऑक्साइड लोगे, सोडियम का ऑक्साइड लोगे, पोटेशियम का ऑक्साइड लोगे, सारे के सारे बेसिक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन इज न्यूट्रल, जबकि बाकी एल्कली मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। तीसरा हमारे पास नेचर ऑफ कंपाउंड्स। नेचर ऑफ कंपाउंड की बात करो तो हाइड्रोजन क्या करता है, HF, HCl, HBr, HI लो बॉइलिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। अगर आप हाइड्रोजन को देखोगे तो हाइड्रोजन ऐसे कंपाउंड बनाएगा जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है और जो कोवेलेंट कैरेक्टर रखते हैं। जबकि अगर हम लोग एल्कली मेटल की बात करें जैसे कि LiF, NaCl, KBr, CSI, ये सारे के सारे हाई मेल्टिंग आयनिक कंपाउंड्स हैं। हाइड्रोजन कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है जिनकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, जबकि एल्कली मेटल्स यहां पर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होती है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास, साइज ऑफ द आयन। अगर हम लोग H+ की बात करें तो H+ की जो साइज होती है वो एल्कली मेटल के कैटायंस की साइज से काफी छोटी होती है। एल्कली मेटल की कैटायन की साइज जो होती है H+ की साइज से काफी बड़ी होती है, तो ये भी एक डिफरेंस है। फिर उसके बाद यहां पर रिसेंबल विद हेलोजेंस। अब हम बात करते हैं यहां पर रिसेंबल विद हेलोजेंस। अब ये क्या है जरा उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, तो ध्यान से इसको चेक करेगा। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, जरा गौर से इसको देखिए। नाउ लुक एट इट। अब ध्यान से इसको देखिएगा, यहां पर हम लोग हेलोजन के साथ इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं कि भैया हाइड्रोजन का हेलोजन के साथ कहां पर तालमेल बैठता है। तो पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब आप कहेंगे सर ये चीज तो हमने एल्कली मेटल के साथ भी पढ़ी थी, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने का तरीका अलग है। अगर आप देखोगे फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर फ्लोरीन का हमने थोड़ा सा ये जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5, ठीक है, 5 2 7 2 9, ठीक है, सही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 1। अगर हम यहां पर देखिए 7 और 1 हो जाएगा तो वो नियोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसे एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो जैसे फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वैसे हाइड्रोजन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने का ये तरीका है। दूसरा यहां पर देखने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। जैसे कि क्लोरीन Cl- में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन भी मेटल के साथ H- में कन्वर्ट होता है, मतलब हाइड्राइड बना सकता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। जैसे कि Na+ और Cl- में Cl जो होता है, NaCl में Cl जो होता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है, वैसे ही NaH यानी कि सोडियम का अगर आपको हाइड्राइड मिले तो उस केस में हाइड्रोजन भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है। सो यहां पर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैच करता है, क्योंकि हाइड्रोजन तो कुछ भी दिखा सकता है, +1 भी दिखा सकता है, वो -1 भी दिखा सकता है। मजे की बात ये, ठीक है। सिमिलैरिटी में एक और सिमिलैरिटी आती है क्या, कि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और जितने हेलोजन होते हैं वो भी नॉन मेटल होते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, यहां पर रिसेंबल विद हेलोजन की बात कर रहे हैं, उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंपैरिजन देखिए बड़ा इंटरेस्टिंगली किसके साथ हो रहा है। यहां पर अगर लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे तो लिथियम की आयनाइजेशन सिर्फ कितनी है, 520, जबकि फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी है 1680। हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी देखिए मोर देन 1000 है, 1312। मतलब इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो काफी नजदीक है।
मतलब यहां पर फ्लोरीन और हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी रिजेंबल करती है, काफी नजदीक है। लिबरेशन एट एनोड, अगर हमने NaCl डाल दिया, इन दैट केस जरा चेक करिएगा, NaCl एक्वस डाला और NaH एक्वस डाला, इन दैट केस हमको एनोड पे जरा चेक करिएगा। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हमने NaCl, ठीक है, एक्वस डाला होता, कंपैरिजन करना, और NaH एक्वस डाला होता, सो इन दैट केस आपको पता होना चाहिए कि एनोड पे आपको NaCl के केस में क्लोरीन गैस मिलता है और एनोड पे ही NaH के केस में आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आपको एनोड पे भी हाइड्रोजन गैस मिल सकता है बशर्ते आप हाइड्राइड डालो तो। छठा है हमारे पास एटॉमिसिटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में मिलता है, जैसे कि सारे के सारे हेलोजेंस मिलते हैं, और टिपिकली ये नॉन मेटल है। सारा तो सबको समझ में, जैसे कि हाइड्रोजन H2 की फॉर्म मिलता है, फ्लोरीन की बात करें तो F2 की फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में मिलता है, ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में मिलता है, तो काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। उसके बाद हमें चेक करना है यहां पर फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स। अगर हम लोग हैलाइड्स की बात करें तो कार्बन के साथ वो CCl4, सिलिकॉन के साथ SiCl4, नाइट्रोजन के साथ NCl3, वैसे ही हाइड्रोजन भी बनाता है। हाइड्रोजन क्या करता है? CH4, SiH4, NH3, जरा देखो रिसेंबल किया कि नहीं किया हैलोजन के साथ। और हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज कॉम्बिनेशन विद मेटल। अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें तो वो NaCl बनाएगा, तो हाइड्रोजन की बात करें तो NaH बनाएगा। एल्कली मेटल की, एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें कि अगर क्लोरीन कंबाइन होगा तो CaCl2 बनाएगा, जबकि हाइड्रोजन की बात करें तो वो CaH2 बनाएगा। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। ये रिसेंबल चीजें करती हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर डिफरेंसेस क्या हैं। हेलोजन के साथ डिफरेंसेस किस किस चीज पर आते हैं? सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन के रिस्पेक्ट में काफी कम होती है। बहुत इंटरेस्टिंग है, हेलोजन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन की नेगेटिविटी काफी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके अलावा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है H2 वो न्यूट्रल होता है, जबकि आपके पास जितने भी हेलोजेंस होते हैं उनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में। यह आप लोगों को पता होने चाहिए, और उनके PDF की फॉर्म में आपको जितनी भी चीजें हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूं, उसको आप चेक कर लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। एब्सेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये डिफरेंस है। हाइड्रोजन के पास जब वो बॉन्ड बना लेता है तो उसके पास कोई भी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जबकि फ्लोरीन अगर आपस में बॉन्ड बनाते हैं उसके बावजूद भी दोनों फ्लोरीन के पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर एक दोनों फ्लोरीन के पास होते हैं, जबकि हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो इनके पास कोई अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो टोटल 3 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेलोजन के पास होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो नहीं होते। अब आगे देखिए साइज ऑफ आयन। अगर हम लोग H- की कैटायन की बात करें तो वो हैलाइड के जो एनायंस हैं उनसे उसकी साइज काफी छोटी होती है। मतलब अगर हम कंपैरिजन करें H- एंड F- की, तो F- का साइज बड़ा होगा H- से, Cl- का साइज तो और बड़ा होगा। तो ये सिंपल सिंपल सी चीजें जो रिजेंबल करती हैं, यहां पर डिफरेंसेस हैं। अब हम चेक करेंगे यहां पर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। 3 आइसोटोप होते हैं, सबको पता है, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, सबको समझ में आता है। अब इसको थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। प्रोटियम में आपके पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, सबको पता होना चाहिए, प्रोटियम में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, जबकि ड्यूटेरियम में हम लोग बात करें तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन की वैल्यू यहां पर 0 होती है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। प्रोटियम की बात करें तो प्रोटियम किसको बोलते हैं? H11, इसको प्रोटियम बोलते हैं, और H12 ड्यूटेरियम, H13 ट्रिटियम। तो अगर कोई पूछे आइसोटोप होते क्या है, जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, सबके एटॉमिक नंबर सेम है 111, लेकिन यहां पर जो मास नंबर है, एक का 1 है, एक का 2 है और एक का 3 है। H11 के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, H12 के पास एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, H13 के पास 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। जबकि ये जो ट्रिटियम है वो बेसिकली क्या होता है, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम लोग यहां पर कंपैरिजन करें अबंडेंस की, तो रिलेटिव अबंडेंस में सबसे ज्यादा प्रोटियम पाया जाता है। प्रोटियम यानी कि H11 की बात हो रही है। H11 की संख्या जो है, मात्रा जो है अर्थ पर सबसे ज्यादा 99.985%। गाइस जरा परसेंटेज तो देख लो। जबकि ड्यूटेरियम की कितनी है? 0.015% ओनली। जबकि ट्रिटियम की कितनी है? 10⁻⁻15। ओ माय गॉड, इट्स रियली वेरी 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 लो। यहां पर ट्रिटियम की सबसे कम है, और इसकी तो लाइफ ही कम होती है बेसिकली, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। रिलेटिव एटॉमिक मास की चेक कर लेते हैं। यहां पर रिलेटिव एटॉमिक मास प्रोटियम का होता है अप्रोक्सीमेटली 1, ड्यूटेरियम का होता है अप्रोक्सीमेटली 2, और ट्रिटियम का होता है अप्रोक्सीमेटली 3। इट्स रियली वेरी सिंपल। रेडियो एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। ये प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम दोनों नॉन रेडियो एक्टिव है, जबकि यहां पर ट्रिटियम रेडियो एक्टिव है। उसकी हाफ लाइफ देखो सिर्फ 12 मिनट की है, ठीक है, उससे ज्यादा वो जिंदा भी नहीं रह सकता है। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ
हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन की प्रिपरेशन मेथड। सबसे पहला मेथड तो बहुत आसान है, आप मेटल की रिएक्शन किसी भी एसिड से करा दो। अब जरा चेक करो, जैसे कि जिंक की रिएक्शन HCl से कराओगे तो ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। जिंक की रिएक्शन आप H2SO4 से कराओ तब भी हमारे पास हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। Fe की रिएक्शन HCl से कराओगे तब भी FeCl2 बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। मैग्नीशियम की रिएक्शन H2SO4 से कराओगे तब भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर एसिड कोई भी लो, डिल्यूटेड HCl, डिल्यूटेड H2SO4, यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा 100%। और आपको मेटल कौन सी लेनी है? मेटल विच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लेनी है, आपको 100% हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, जो क्या करेगी बेसिकली हाइड्रोजन को लिबरेट करेगी। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। इनके पीडीएफ के नोट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं। अब आगे चेक करते हैं। दूसरा है हमारे पास, जब भी बेस का रिएक्शन मेटल के साथ कराओगे, जैसे कि जिंक का रिएक्शन मान लो आपने NaOH से करवा दिया, तो उस केस में सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। हमको सबको पता है Na2ZnO2 बनता है, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। इसी तरह से अगर एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर आपने KOH और वाटर के साथ करवा दी, इन दैट केस ऑल्सो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। पोटेशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, KAlO2 बनता है। NaAlO2 सुना है आपने, वैसे KAlO2 बनता है पोटेशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं इस मेथड को? यहां पर यूएनओ मेथड भी कहते हैं। हाइड्रोजन बनाने का यूएनओ मेथड भी कहलाता है। अब अगला, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सबसे आसान तरीका है, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, उसमें थोड़ा बहुत आप क्या डाल दो? एसिड डाल दो। इन दैट केस आपके पास वाटर, प्योर वाटर का कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता, उसमें आपको एसिड ऐड करना ही पड़ेगा एज एन इंप्योरिटी। थोड़ा सा भी अगर आप एसिड डाल दोगे तो आपको H+ कैथोड की तरफ जाएगा और फाइनली हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। सो कैथोड पे H+ जाएगा, 2 H+ कैथोड पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देंगे। और एनोड पे क्या होगा? OH- जो है वो एनोड पे जाके ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा। लेकिन उस केस में आपको ध्यान रखना है, प्योर वाटर नहीं, आपको वाटर प्लस H2SO4 थोड़ा सा लेना पड़ेगा, तभी होगा ये काम। अब आगे चलते हैं। इट्स रियली वेरी सिंपल। प्रिपरेशन ऑफ हाईली प्योर, अगर आपको बहुत ही ज्यादा प्योर हाइड्रोजन चाहिए, उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड लोगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लोगे, BaOH होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड का वार्म सॉल्यूशन लोगे और उसका अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, इन दैट केस ऑल्सो आपको कैथोड पे क्या मिलेगा? कैथोड पे नहीं, आपको Ba मतलब प्लस, यानी कि एनोड पे आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। और वो जो हाइड्रोजन गैस होगी बेसिकली वो काफी ज्यादा, नहीं कैथोड पे मिलेगा, सॉरी, यहां पर कैथोड पे मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने यहां पर क्या क्या डाल रखा है, एक तो Ba+ होगा और एक H+ होगा, एक्वस है ना, तो H+ जाएगा Ba+ की जगह पे, Ba+ नहीं जाएगा। और H+ वहां पर कैथोड पे जाके एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके और फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाफ H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस केस में जो आपको हाइड्रोजन मिलेगा वो 99.95% प्योर होता है, इतना ज्यादा प्योरिटी होती है। अब एक और रिएक्शन होती है जिसको हम लोग बोश प्रोसेस कहते हैं, और ये सवाल भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। इसके लिए आपको वाटर गैस की रिक्वायरमेंट रहती है। वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जब उसको आप स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं, वाटर गैस को जैसे आप स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं, CO2 गैस बाहर निकलती है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलती है। अब समस्या यह है, दोनों गैस है और दोनों गैस ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन इट्स अ गुड मेथड। हाइड्रोजन काफी अच्छी मात्रा में लिबरेट होता है, लेकिन उसके लिए आपको कैटलिस्ट भी चाहिए। Fe2O3 एंड Cr2O3 रिक्वायरमेंट रहती है, और वाटर का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट इस रिएक्शन के लिए वो 773 केल्विन होना चाहिए। लेकिन आपको ये ना कैटलिस्ट याद रखना है, टेम्परेचर याद नहीं रखना। वाटर गैस को स्टीम के साथ रिएक्शन कराओगे तो CO2 और H2 मिलेगा, हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होती है, इसको बोश प्रोसेस कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिस वाटर गैस इज मिक्स्ड विद ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ स्टीम एंड मिक्सचर इज पास थ्रू Fe2O3 एंड Cr2O3। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आपको वाटर गैस की मिक्सचर क्या करना है? बेसिकली स्टीम से ट्वाइस लेनी है। ठीक है, 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स लोगे और आपको इससे स्टीम से ट्वाइस लेकर आपको इसको क्या करना है? Fe2O3 या फिर और साथ ही में Cr2O3 के साथ इसको क्या करना है? लिबरेट कराना है, मतलब मिक्स करवाना है, आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। उसके अलावा CO गेट्स ऑक्सीडाइज, कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगी? CO2। हाउ टू सेपरेट दीज टू गैसेज? अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दोनों गैसेज हैं तो ऊपर उठेंगी, सेपरेट कैसे करोगे? इन दैट केस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय डिसोल्व इट इनटू द वाटर अंडर द प्रेशर ऑफ 20 to 25 ATM। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है 20 से 25 ATM में वाटर में डिसोल्व हो जाती है, और हाइड्रोजन गैस डिसोल्व नहीं होगी तो हाइड्रोजन गैस वहां से अलग हो जाएगी।
यहां पर आपको 20 से 25 एटीएम का प्रेशर रखना पड़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वाटर में मिक्स हो जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन वाटर में मिक्स नहीं होगा और फाइनली आपको अलग से मिल जाएगी। ये सिंपल तरीका है। सो फाइनली एक और तरीका है ब्रीन वाटर। ब्राइन वाटर यानी कि NaCl, जो समुद्र का पानी होता है, उसको इलेक्ट्रोलाइज करवाओगे तब भी हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है। ब्राइन वाटर यानी कि सी वाटर में हमारे पास क्या होता है, NaCl और वाटर है, साथ में तो पानी भी होगा। इन दैट केस आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, जो हम काफी बार पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए, सेल रिएक्शंस को चेक कर लेते हैं कि भैया यहां पर टोटल जो हमारे पास ये जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया NaCl का, उसमें सेल रिएक्शंस क्या होंगी। तो आपको पता है कि NaCl के केस में Na+ और Cl- मिलेगा, H2O के केस में H+ एंड OH- मिलेगा, एनोड के केस में 2 Cl- क्लोरीन गैस को यहां पर लिबरेट करेंगे, ठीक है, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो हमारा काम हो गया। इन दैट केस H2O जाएगा कैथोड की तरफ और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस को लिबरेट करेगा। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो यहां पर क्या होगा, Na+ ट्राइसो CF- प्लस H2O आपको क्या देगा, एक तो क्लोरीन गैस और एक हाइड्रोजन गैस, और Na+ एक्वस और OH- एक्वस, यानी कि आपको सॉल्यूशन के अंदर NaOH भी मिलेगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये सेल रिएक्शंस हो गई। अब हम चलते हैं आगे, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये बहुत मजेदार है। जब भी आप हाइड्रोकार्बन का क्या कराते हो, H2O में डाल देते हो, स्टीम है ये बेसिकली, आप ध्यान रखिएगा, स्टीम। ठीक है, जब भी आप हाइड्रोकार्बन को स्टीम से रिएक्शन कराते हो, निकल की प्रेजेंस रखनी है और 1270 केल्विन का टेम्परेचर रखना है आपको। इन दैट केस ये जो हाइड्रोकार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। जैसे कि मान लो आपने मीथेन का रिएक्शन वाटर के साथ करवाया, इन दैट केस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 मिलेगा। अरे वाटर गैस की बात कर रहा हूं यार, इट्स रियली वेरी सिंपल, अभी तो हम पढ़ के आए थे। तो वाटर गैस कैसे बनती है, जब आप हाइड्रोकार्बन का क्या कराते हो, स्टीम से रिएक्शन करवाते हो, तो वहां पर वाटर गैस बनती है जिसके अंदर क्या होता है, H2 होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम स्टीम, लेन प्रोसेस बोलते हैं। आप क्या करो, Fe का रिएक्शन स्टीम यानी कि H2O से कराओ। इन दैट केस आपके पास Fe3O4 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ये तो बड़ा कॉमन मेथड जो हमने काफी बार पढ़ रखा है। अब आगे चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करते हैं डाइहाइड्रोजन की। डाइहाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन गैस कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस और कंबस्टिबल होती है और इनसॉल्युबल होती है, पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होती है। हाइड्रोजन गैस पानी में सॉल्युबल नहीं होती, इसी का फायदा उठा के हम कार्बन डाइऑक्साइड पानी को अलग करते हैं। अब हम चलते हैं आगे, केमिकल रिएक्शंस को चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन हेलोजन के साथ रिएक्ट करके HX बनाता है, तो बड़ी कॉमन रिएक्शन है जो सबने पढ़ी है। अगर हम लोग इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वाटर बनाएगा। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगर आपने मूवी देखी है मार्स, द मार्शियन या मार्शियन मूवी देखी है, उसमें वो बंदा मंगल ग्रह पे फंस जाता है और वहां पर पानी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वाटर का अगर आप डायरेक्ट हाइड्रोजन का डायरेक्ट इंटरेक्शन करा दोगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, विद अ पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर, तो फाइनली ये एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा रिएक्शन कौन सी है, हाइड्रोजन की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो अमोनिया बनेगा, इसको हैबर्स प्रोसेस कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया होता है। इट्स रियली वेरी सिंपल। उसके अलावा क्या है, रिएक्शन विद मेटल, जैसे आप सोडियम की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराओगे तो हाइड्राइड बना लेगा, सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। इन दैट केस अगर हाइड्रोजन को चेक करोगे तो हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, यानी कि -1 ही हाइड्राइड बना रहा है। अगला रिएक्शन हमारे पास रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। जैसे ही आप हाइड्रोजन का रिएक्शन किसी भी मेटल के ऑक्साइड से कराओगे तो वो क्या करेगा, वो यहां पर मेटल को लिबरेट करेगा और वाटर बाहर निकालेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इन दैट केस ये जो हाइड्रोजन गैस है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी। पहली बात तो क्योंकि वो मेटल को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी। दूसरी बात क्या है, यहां पर रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल लेस एक्टिव देन आयरन, ठीक है, टू द कोरस्पॉन्डिंग मेटल। इसमें हर मेटल के साथ ये नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है ये किसके साथ होगा, जैसे कि अब जरा चेक करो, रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल लेस एक्टिव। लेस एक्टिव जो मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं उनको वो जरूर बाहर निकाल सकता है, मोर रिएक्टिव मेटल्स को बाहर नहीं निकाल सकता। जैसे कि अगर हाइड्रोजन का रिएक्शन आप Al2O3 से करा दोगे तो एल्यूमिनियम यहां से लिबरेट हो जाएगा और वाटर यहां से लिबरेट होगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा रिएक्टिव, अगर कोई ज्यादा रिएक्टिव, जैसे कि हम लोग बात करें सोडियम के ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव, अगर इसका रिएक्शन कराने जाओगे तब नहीं होगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास, जरा चेक करो, रिएक्शन विद मेटल आयंस। अगर आपने हाइड्रोजन का रिएक्शन पैलेडियम +2 मेटल की आयन से करवाया तो मेटल के आयन को वो किसमें रिड्यूस कर देगा, मेटल में रिड्यूस कर देगा, और यहां से H+ खुद एक्वस फॉर्म में चला जाएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन का कॉपर प्लस से रिएक्शन कराओगे तो कॉपर लिबरेट हो जाएगा, इन दैट केस H+ लिबरेट हो जाएगा। सो ये केमिकल रिएक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब आगे क्या हमारे पास, रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
आपको पता होना चाहिए कि वेजिटेबल ऑयल के साथ जब भी हाइड्रोजन को आप निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो वेजिटेबल फैट यानी कि घी बन जाता है। घर पे घी खाते हो तो घी कैसे बनता है? वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनता है निकल और हाइड्रोजन के साथ, निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराने पर। अगला है हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहां पर हम लोग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं हाइड्रोफॉर्मेलेशन ऑफ ओलिफिन्स। ओलिफिन्स का मतलब एल्कीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है। एल्कीन का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 का क्या कराते हो? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराते हो, ठीक है। फाइनली आपको क्या बोलेगा यहां पर? हाइड्रोजन के एडिशन अगर आप कराते हो तो फाइनली यहां पर क्या होता है? फॉर्माइलेशन हो जाता है उसका। अब मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूं जिससे आपको ज्यादा अंदाजा होगा। मान लो कि आपने यहां पर क्या किया, हाइड्रोजन गैस ली, कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में लेनी पड़ेगी, यानी कि ओवरऑल वाटर गैस ही हो गया एक तरह से। हाइड्रोजन गैस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड और कोई भी एल्कीन ले लो। इन दैट केस सबसे पहले वो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, उस एल्कीन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। एंड देन फाइनली क्योंकि हाइड्रोजन यहां पर काफी एक्सेस में है तो वो एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा और फाइनली वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, विच इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। दोबारा बताता हूं, हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड एल्कीन के साथ रिएक्ट करके एल्डिहाइड बनाता है और फाइनली एल्डिहाइड वापस से रिड्यूस होकर अल्कोहल बना लेता है। यह आप लोगों को ध्यान रखना ना। दिस इज रियली वेरी 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 इंटरेस्टिंग। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि डाइहाइड्रोजन एक्चुअली यूज कहां होती है। एक तो भैया डाइहाइड्रोजन रिलीज मोर एनर्जी देन पेट्रोल। आप लोग ध्यान रखना कि भैया डाइहाइड्रोजन से ज्यादा एनर्जी हमें मिलती है। और दूसरी खास बात क्या होती है, पेट्रोल की जो कारें होती हैं या डीजल की जो कारें होती हैं उनमें धुआं बहुत निकलता है। स्केचेस देख लो कितने इंटरेस्टिंग है। लेकिन हाइड्रोजन की गैस वाली जो गाड़ियां होती हैं उनमें धुआं बहुत कम निकलता है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि हाइड्रोजन गैस वाला जो रिसोर्स है बेसिकली वो काफी कॉस्टली है। यह आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। पोल्यूशन बहुत कम होता है लेकिन कॉस्टली भी बहुत है। अगर मजे की बात यह है कि अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज्यादा है तो उस केस में फ्यूचर में हम लोग हाइड्रोजन गैस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस से जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा डिमांड से काफी ज्यादा होगा, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखिए तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन गैस से, इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। बाय द वे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने फ्यूल सेल पढ़ा था जिसमें हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल सेल हमने यूज की थी। वहां पर पोरस लगे हुए दो इलेक्ट्रोड होते हैं, पहले में से ऑक्सीजन दूसरे में से हाइड्रोजन पास करवाते हैं। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट यहां पर क्या नहीं होता, डायरेक्ट कोई भी कोरिलेशन नहीं है। फाइनली इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है? एनोड पे रिएक्शन आपको दे रखी है, ऑक्सीजन क्या करेगा एनोड पे जाके ऑक्सीडेशन कराएगा, यानी कि ऑक्सीजन यहां पर दो इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या करने वाला है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होने वाला है। थोड़ा रिएक्शन गलत लिख दिया गया है मेरे ख्याल से, तो इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। सो फाइनली इसको जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। कोई बात नहीं, ये रिएक्शंस आप वापस से चेक कर लेना। एनोड का रिएक्शन थोड़ा गलत लिखा हुआ है और कैथोड के केस में रिडक्शन होता है, उल्टा लिख दिया गया है। ऊपर वाला कैथोड वाला है और नीचे वाला एनोड वाला है, थोड़ा इतना चेंज कर लेना आप लोग, ठीक है। सो इन दैट केस एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एनोड पे हाइड्रोजन गैस दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है और वाटर में कन्वर्ट हो रही है, और कैथोड पे ऑक्सीजन गैस दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है और OH माइनस में कन्वर्ट हो रही है, और यहां से एनर्जी अच्छी खासी बाहर निकलती है। ये फ्यूल सेल है जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है। अब हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, उसके एडवांटेज कितनी है? एडवांटेज ये है कि एक तो क्लीन फ्यूल हमको मिलता है, एकदम क्लीन, यहां से कोई भी आपको पोल्यूटेड एयर बाहर नहीं निकलेगी। The only pollutes will be the oxides of डाइनाइट्रोजन। सिर्फ डाइनाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिलेंगे अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो, अदरवाइज वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड यहां पर इसका ट्रांसपोर्टेशन भी काफी आसान है, विच इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। लिमिटलेस है और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। रिन्यूएबल का मतलब क्या है, नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाती, और लिमिटलेस है, इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। लेकिन इसके साथ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव एनर्जी है, मतलब उसमें खर्चा काफी ज्यादा आता है, ठीक है। सो इंसुलेटेड टैंक चाहिए उसके लिए, क्योंकि अगर हाइड्रोजन ने डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया तो धमाका हो जाएगा। तो उसके लिए इंसुलेटेड टैंक चाहिए, जिसके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है और स्टोरिंग भी करनी पड़ेगी। चलो अब हम चलते हैं आगे, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज क्या होता है? सबसे पहले तो भैया अगर आपको वनस्पति का मतलब घी बनाना है, ऑयल से अगर आपको घी बनाए तो हाइड्रोजन गैस की जरूरत पड़ी है। अमोनिया की अगर आपको प्रोडक्शन करवानी है तो हाइड्रोजन गैस की जरूरत है, क्योंकि अमोनिया से आप नाइट्रिक एसिड बना सकते हो और नाइट्रोजनस के फर्टिलाइजर्स जैसे कि यूरिया बना सकते हो। तो हाइड्रोजन आपको काफी काम देता है, क्योंकि हाइड्रोजन से आप बनाओगे अमोनिया, और अमोनिया से आप बहुत ही यूजफुल रिएजेंट बना सकते हो, जैसे कि HNO3, जैसे कि यूरिया। ये इनके यूजेस हो गए। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन में तीसरा पॉइंट क्या है? इट इज ऑल्सो यूज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में यूज होता है, जैसे कि मिथेनॉल। अगर आपको मिथेनॉल बनाना है तो हाइड्रोजन गैस का यूज करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम अगर आपको HCl की फॉर्मेशन करनी है तो भी हाइड्रोजन गैस चाहिए। एट द सेम टाइम अगर आपको मेटल के हाइड्राइड चाहिए तब भी आपको हाइड्रोजन गैस की जरूरत पड़ेगी।
अब हम देखते हैं एज अ फ्यूल, भैया ये सबसे ज्यादा यूजफुल फ्यूल है आने वाले टाइम में। सबके सब लोग, आप जितनी भी रिसर्च हो रही है एनर्जी के रिस्पेक्ट में, सब हाइड्रोजन को लेके हो रही है। हाइड्रोजन से जो मैसिव अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलती है ना, वो अनबिलीवेबल है। और आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड हाइड्रोजन मिक्स विद लिक्विड ऑक्सीजन, रॉकेट के फ्यूल में लिक्विड हाइड्रोजन को लिक्विड ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके ऊपर भेजा जाता है, तभी तो इतना ज्यादा ऊपर की तरफ जा पाता है उस फ्यूल की वजह से। ठीक है, फ्यूल सेल हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये हमने इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में पढ़ा था। इन दैट केस एक तरफ से आप क्या डालते हो, फ्यूल, ठीक है, दूसरी तरफ से आप एयर डालते हो। इन दोनों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से यहां पर क्या होता है, सामना होता है एक दूसरे के साथ, तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आप ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर लेक्चर ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। इसके अलावा गाइस यहां पर मेटलर्जी में भी हम लोग हाइड्रोजन गैस को इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली क्या करता है, मेटल को रिड्यूस कर देता है। मेटल को अगर आपको प्राप्त करना है तो हाइड्रोजन गैस उस केस में काम देगी। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको आपको फटाफट से खत्म करना है। हाइड्रोजन हमारा खत्म हो गया है। अब हम बात करते हैं वाटर की। भैया जल ही तो जीवन है, नहीं पियोगे पानी तो कैसे चलेगा काम। तो इसी केस में मैं एक घूंट पानी का पी लेता हूं, ठीक है। क्या बात है, गले को भी शांति मिली। सो फाइनली जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर 60% पानी होता है। कहते हैं ना कि अगर आप पानी नहीं पियो तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी नहीं पियोगे तो बहुत ही ज्यादा फंक्शनैलिटी खराब हो जाती है शरीर के अंदर, तो पानी पीना चाहिए, ठीक है। नाउ इट इज क्रूशियल कंपाउंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। जितनी भी लाइफ है वो पानी पे डिपेंड करती है। जिस दिन पानी खत्म हो गया उस दिन हालत खराब हो जाएगी। मैं आपको एक न्यूज देता हूं, यहां पर ब्राजील के अंदर एक शहर है कैपटाउन, आई थिंक, ठीक है, पता नहीं, कैपटाउन, वहां पर पानी खत्म हो गया। वहां पर घोषित कर दिया गया कि हमारे पास पानी है ही नहीं, ठीक है। ये हालत है वहां पे, आप न्यूज़ पढ़िए। वहां पर पता है अगर गलती से भी एक टैंक पानी आ जाए तो उसके साथ बहुत सारी सेना आती है ताकि वहां के लोग क्या कर दें, अटैक नहीं कर दें। यही हालत बेंगलोर में भी। बेंगलोर में ऐसा कहा गया है कि सिर्फ 20 साल का पानी बचा हुआ है या फिर 40 साल का पानी बचा हुआ है, इससे ज्यादा पानी नहीं है। तो आने वाले जनरेशन के लिए पानी की बहुत, अब आप देखो हमारी अर्थ में 98% वाटर है, फिर भी हम पानी के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि ये जो पानी है वो पानी पीने लायक नहीं है, समंदर का पानी है, उससे कोई फायदा है नहीं। अब H2O के साथ क्या होता है, H2O की खास बात है कि वो आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है, तो दूसरा जो भी मॉलिक्यूल होता है उसके साथ वो क्या कर लेती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो साउथ अफ्रीका है, सॉरी, कैप्टन साउथ अफ्रीका में होती है, कैप्टन तो साउथ अफ्रीका में ये कोई शहर है, वहां पे है। सो आई एम सो सॉरी, मेरी जो जनरल वैसी खराब है, लेकिन कैप्टन मैंने सुना था तो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं कि भैया वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। भैया वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज में फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हीट ऑफ फ्यूजन भी हाई होता है, वेपराइजेशन भी हाई होता है, स्पेसिफिक हीट भी उसकी हाई होती है, थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होती है, सरफेस टेंशन भी हाई होती है, और उसका डाइपोल मूवमेंट और डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट भी हाई होता है। अब देख लो, पानी, जल ही जीवन है, और जल की क्वांटिटी देखो, मतलब रियलिटी देखो, जल के साथ पानी के साथ क्या है, हाई 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 हाई, लो है ही नहीं, अपने तो कोई लो है ही नहीं। और मजे की बात क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल, सारी चीजें इसकी हाई होती है। मतलब पानी की डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ भी हाईएस्ट होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। अगला पॉइंट ये है कि इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। बहुत सारे आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, इवन कोवलेंट कंपाउंड्स भी, लाइक एल्कोहल, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे के सारे वाटर से डिजोल्व हो जाते हैं, एक इंस्टेंट तक डिजोल्व होते हैं। इसके अलावा एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, ये बहुत ही बढ़िया सॉल्वेंट है। प्लांट, अब देखिए यहां पर प्लांट के लिए भी और एनिमल मेटाबॉलिज्म के लिए भी वाटर की जरूरत पड़ती है। मतलब जल ही जीना है, ऐसे समझ लो, जिस दिन पानी खत्म हम लोग खत्म है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की। गैसेस स्टेट में स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज रियली वेरी सिंपल। सबको पता है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन बेंट सिचुएशन पर होते हैं, क्योंकि ऊपर होते हैं लोन पेयर, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। अंदर जो एंगल बन के आता है वो कितना आता है, 104 डिग्री 5 मिनट का बन के आता है, ठीक है। वाटर एग्जिस्ट सेपरेट मॉलिक्यूल, गैसेस स्टेट में ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O के मॉलिक्यूल सेपरेट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन लिक्विड स्टेट में वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। अब हम चलते हैं आगे, स्ट्रक्चर ऑफ आइस। आइस भी तो पानी होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस, अब देखिए, आइस हैज हाईली, ठीक है, ऑर्डर्ड 3 डायमेंशन हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। इसकी इतनी जबरदस्त ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होती है 3 डायमेंशन आइस की, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल के बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। मजे की बात यहां पर क्या है, ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली, हर एक ऑक्सीजन टेट्राहेड्रली 4 ऑक्सीजन से सराउंडेड होता है, और डिस्टेंस कितनी होती है, 273 पिकोमीटर की डिस्टेंस होती है। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं, लेकिन मजे की बात देखिए, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि किसी सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से कम है,
और सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से कम किस में होती है? वाटर के अंदर। वाटर के अंदर जो आइस की डेंसिटी है वो लिक्विड वाटर से कम होती है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। इसकी स्ट्रक्चर को चेक कर लो, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, हर एक ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन से घिरा होता है। जरा ध्यान से इसको चेक करो, 4 हाइड्रोजन से घिरा होता है बाय द वे, ठीक है, 4 ऑक्सीजन से नहीं, टेट्राहाइड्रली 4 हाइड्रोजन से घिरा होता है। वहां थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सबसे पहले तो एम्फोटेरिक नेचर रखता है वो। दूसरी यहां पर खास बात क्या है उसकी कि वो रिडॉक्स रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। रिडॉक्स रिएक्शंस भी कर सकता है वाटर। इसके अलावा हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होती है और हाइड्रेट फॉर्मेशन भी होती है। तो 4 तरह की हमको ओवरऑल रिएक्शन चेक करनी है। एम्फोटेरिक नेचर पढ़ना है, रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़नी है वाटर की, इसके अलावा हाइड्रोलिसिस पढ़ना है और हाइड्रेट्स कैसे फॉर्म करता है वो भी पढ़ना है। तो चलो फटाफट से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब ये एसिड और बेस कैसे भी काम कर सकता है, मुंह देख के अपना करेक्टर चेंज कर लेता है। मान लो इसने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, तो अमोनिया तो बेस है, उस केस में वाटर कैसा होगा? वाटर एसिड की तरह से काम करेगा। मान लो इसने H2S के साथ रिएक्ट किया, तो H2S तो एसिड है, उस केस में वाटर कैसा रिएक्ट करेगा? बेस के जैसा रिएक्ट करेगा। तो आप देख लो एसिड बेस यहां पर किस तरह से रिएक्शंस होती हैं। इट्स रियली वेरी सिंपल। ये हमने कहां पढ़ी थी? एसिड बेस जो हमारे पास इक्विलिब्रियम चैप्टर था, याद होगा आप लोगों को, वहां पर ब्रोस्टेड-लोरी एसिड बेस थ्योरी पढ़ी थी। उसके अंदर हमने क्या किया था? एसिड बेस कॉन्जुगेशन पेयर बनाए थे, वही है। आ गया समझ में? H2O का काम यानी कि एसिड की जैसा है, तो वो क्या करेगा? H+ को रिलीज करना। इन दैट केस NH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH4+ में, और वाटर खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH- में। सेम चीज यहां पर भी एज अ बेस काम करेगा, तो एक हाइड्रोजन ले लेगा, तो H3O+ में कन्वर्ट हो जाएगा और HS- में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स रियली वेरी सिंपल। वाटर आपस में भी रिएक्ट करके किसका? हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। H2O आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन और OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस की बात करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले देखो विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। अगर आपने H2O को इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल यानी कि सोडियम से रिएक्शन कराया, तो वो NaOH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। आप जरा चेक करिएगा, Na यहां पर 0 से किस पे चला गया? +1, और हाइड्रोजन यहां पर +1 से किस पे चला गया? 0 पे। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। मतलब कोई भी एक्टिव मेटल के साथ वाटर रिएक्ट करेगा तो NaOH हाइड्रोक्साइड बना लेता है। फोटोसिंथेसिस की बात करो तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस का मतलब वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इन दैट केस वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं, साथ में पानी और साथ में ऑक्सीजन गैस को लिबरेट करते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। फ्लोरीन के साथ अगर आपने H2O का रिएक्शन करवाया, इन दैट केस यहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। फ्लोरीन H2O के साथ रिएक्ट करके HF बनाता है और साथ में ऑक्सीजन गैस को लिबरेट कर देता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम चलते हैं आगे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब समझिए, वैसे तो वाटर बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, वो हर किसी को घोल लेता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे यहां पर कंपाउंड्स हैं, आयनिक और नॉन आयनिक कंपाउंड्स, जो कि पानी के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, घुलते नहीं है। सम कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो कि हाइड्रोलिसिस हो जाता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, घुलते नहीं है। जैसे कि P4O10 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पर H3PO4 बना लेगा, ठीक है। SiCl4 की बात करें तो वाटर के साथ रिएक्ट करके SiO2 बना लेता है। N3- की बात करें तो वाटर के साथ रिएक्ट करके यहां पर अमोनिया गैस बना लेती है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन है। कार्बन यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। कैल्शियम कार्बाइड की बात करें तो वो क्या बनाता है? C2H2, यानी कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कैल्शियम कार्बाइड जो है, इसको आप याद कर लो। कैल्शियम कार्बाइड बेसिकली क्या करता है? वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? एसिटाइलिन, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH की फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। और मैग्नीशियम नाइट्राइड वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और अमोनिया गैस को लिबरेट कर देती है। बड़ी कॉमन केमिकल रिएक्शन जो हमने काफी बार पढ़ रखी है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास? हाइड्रेट की फॉर्मेशन। मजे की बात यह है कि पानी अलग अलग फॉर्म में काफी मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है, जैसे कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे कि जरा चेक करो, क्रोमियम के साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल यहां पर डेटिव बॉन्ड बना रहे हैं। ये हमने कहां पर पढ़े हैं? डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़े हैं। इसके अलावा इंटरस्टिशियल वाटर मॉलिक्यूल्स इंटरस्टिशियली भी साइट में जाके बैठ जाते हैं, जैसे कि BaCl2 के साथ लैटिस के अंदर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स इंटरस्टिशियली जाके बस जाते हैं, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल वाटर। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना लेते हैं, जैसे आप जरा आप चेक करोगे CuSO4 और 5H2O के केस में जो वाटर बाहर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बैठा हुआ है।
तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाता है, इंटरस्टिशियल भी फंस जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना लेता है। ये इसकी वाटर की खास बात होती है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास, जरा चेक करो। प्रिपरेशन ऑफ हैवी वाटर, वाटर हो गया, अब हम हैवी वाटर की बात करते हैं। सबसे पहले तो एक्सेसिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अगर आपने पानी का बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, फर्टिलाइजर, ठीक है, बाय प्रोडक्ट इन सम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हम इसका यूज करते हैं और एज अ बाई प्रोडक्ट यहां पर H2O2 बाहर निकलता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। हैवी वाटर को डिस्कवर किसने किया था? यूरे ने डिस्कवर किया था 1932 में, ठीक है। और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में एज अ बाई प्रोडक्ट H2O2 बाहर निकलता था। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहां पर हैवी वाटर का प्रोडक्शन देख लेते हैं, जरा चेक करो। एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स प्रिपेयरिंग यूजिंग हैवी वाटर, मतलब ऐसे कौन से कंपाउंड है जो हैवी वाटर को यूज करके इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन अगर D2O से कराओगे, हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? D2O ऊपर लिखा हुआ है। अगर आपने कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन D2O H2O से करवाते तो क्या होता? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता। वैसे यहां पर क्या बनाना है? हाइड्रोजन की जगह आपको D लगाना है। घबराओ नहीं, कुछ भी नहीं है। कैल्शियम यहां पर हाइड्रोक्साइड की जगह H की जगह आप D लगा दो, बाकी सारा काम तो सेम ही है। कैल्शियम कार्बाइड में थोड़ी देर पहले आपने क्या बनाया था? C2H2 बनाया था। अब आप क्या बना रहे हो? C2D2 बना रहे हो। SO2 के साथ अगर आप D2O की रिएक्शन कराओगे तो H2SO4 बनता। अगर हाइड्रोजन होता तो यहां पर D2H2O4 बन रहा है। हाइड्रोजन की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ D रखना और कुछ नहीं। AL4C3 अगर आप D2O के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो इस केस में CH4 बनता, यहां पर CD4 बन रहा है और यहां पर एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनता। हाइड्रोजन की जगह D रख दो। इट्स रियली वेरी सिंपल। तो आपको कुछ करना नहीं है। D2O का जो रिएक्शन होता है वो H2O की रिएक्शन के ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। आप H की जगह D रख दो, आपको आंसर मिल जाएंगे। इट्स रियली वेरी सिंपल, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अब हैवी वाटर का यूज कहां होता है? इट इज यूज एट अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उसमें एज अ मॉडरेटर यूज करते हैं आप H2O D2O को। एंड यूज्ड एज अ ट्रेसर इन स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जहां पर H2O2 को ट्रेसर के जैसे यूज करते हैं। यूज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम कंपाउंड अगर आपको बनाना है तो आपको D2O का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब हम चलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तरफ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिस्कवरी किसने की थी? थेनार्ड ने की थी 1818 के अंदर। और बेसिकली इसको हम लोग ऑक्सीजनरेटेड वाटर भी कहते हैं। ऑक्सीजनरेटेड वाटर मतलब एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, H2O प्लस O2, ऑक्सीजनरेटेड, ठीक है, वाटर यहां पर क्या बना देगा? H2O2, ठीक है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अब प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे होती है? एक तो लेबोरेटरी मेथड होगा, दूसरा इंडस्ट्रियल मेथड होगा। तो जरा फटाफट से उसको चेक कर लेते हैं। लेबोरेटरी के अंदर अगर आप H2O2 को बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप बैरियम का ऑक्साइड ले लो, उसका H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां पर क्या बनेगा? आपको H2O2 यहां से बाहर निकल जाएगा, यानी कि आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाहर निकल जाएगा। हाइड्रेटेड बैरियम पेरोक्साइड इज एसिडिफाइड यूजिंग डिल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखिएगा आप लोग, हाइड्रेटेड बैरियम पेरोक्साइड इज एसिडिफाइड, मतलब बैरियम पेरोक्साइड जो होता है वो क्या हो जाता है? एसिडिफाइड हो जाता है और फाइनली H2O2 की फॉर्मेशन होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है। द प्रेसिपिटेटेड बैरियम सल्फेट एंड एक्सेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड। उसके बाद हम क्या करते हैं? यहां पर बैरियम सल्फेट जिसका पीपीटी बैठ जाता है और पानी, इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं और फाइनली आपको क्या मिल जाता है? H2O2 मिल जाता है। अब बहुत ही थोड़ा सा चैप्टर बचा है, पेशेंस रखिए, खत्म होने वाला है। बाय इलेक्ट्रोलिसिस, अगर आप यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो भी आप H2O2 की फॉर्मेशन कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले आप H2SO4 लो। H2SO4 क्या देगा? H+ देगा और HSO4- देगा। इन दैट केस कैथोड पे H+ जाएगा, H+ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। HSO4 एनोड पे जाएगा और वहां पर क्या बनाएगा? वहां पर बनाएगा पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, यानी कि H2H2O8 बनाएगा। अब ये जो H2H2O8 है, जरा ध्यान से इसको चेक करना। HSO4- H2H2O8 बनाता है। फाइनली H2H2O8 का आपको क्या करना है? हाइड्रोलिसिस। बड़ा लंबा प्रोसेस है। जैसे आप H2H2O8 का आप हाइड्रोलिसिस करते हो, यानी कि वाटर में उसको डालते हो, तो वो H2SO5 और H2SO4 देता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। H2H2OH का वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो H2SO5 और H2SO4 देगा। अब फाइनली यहां पर H2SO5 का अगर आपने हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो उस केस में आपको H2O2 मिलेगा। इतना लंबा प्रोसेस है, देख लो आप, मतलब H2O2 बनाने का इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, H2SO4 के थ्रू। इट्स रियली वेरी सिंपल, अगर आप एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्योर स्टेट में ये वेरी पेल ब्लू कलर का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। H2O2 इज मिसिबल इन वाटर, H2O2 आसानी से वाटर के अंदर मिसिबल है। और आपको यह भी ध्यान रखना है, इट फॉर्म्स हाइड्रेट। H2O2 क्या करेगा? पानी के साथ मिसिबल होकर H2O2.H2O बना लेता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 221 केल्विन होता है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बहुत ही कम स्लाइड्स बची हैं, खत्म होने वाला है।
अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। अगर कोई आप H2O2 का सॉल्यूशन ले तो उसकी स्ट्रेंथ को कैसे बताओगे? एक तो परसेंटेज स्ट्रेंथ होती है, परसेंटेज स्ट्रेंथ की डेफिनेशन देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय वेट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 100 ml सॉल्यूशन के अंदर H2O2 कितना प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ। एक होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, जिस पे सवाल सबसे ज्यादा आते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला मैं सबको बता देता हूं। अगर आपके पास मोलैरिटी गिवन है तो 11.6 इंटू कैपिटल M, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने का तरीका है, H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ। और अगर आपको नॉर्मेलिटी गिवन है सॉल्यूशन की तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे? 11.2 होता है, आई एम सो सॉरी, एंड 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। सो नॉर्मेलिटी को 5.6 से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगा, और मोलैरिटी को 11.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगा किसका? H2O2 का। और ये H2O2 के फॉर्मूले आपको ध्यान रखना। सवाल ये कि यहां पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब डेफिनेशन क्या होता है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब समझिए, द वॉल्यूम इन ml और लीटर में भी हो सकता है, ml में भी हो सकता है। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एट NTP by decomposition of 1 ml और 1 liter of sample of हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। H2O2 जब आप डीकंपोज करते हो तो सबको पता है क्या बनाता है, H2O प्लस O2 बनाता है। इसको बैलेंस करोगे तो हाफ लगा दोगे। इन दैट केस अगर आपने H2O2 का जो भी सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, मान लो उसका 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है, उसमें से कितने लीटर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है उसी को वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ H2O2 लेने पर, क्योंकि 1 लीटर में हमें पता नहीं है कि H2O2 कितना है, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन पर कितने लीटर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है उसको ही हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हैं, जिसके फॉर्मूले मैंने आपको ऊपर बता दिए। वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर आपको निकालना है तो H2O2 की जो सॉल्यूशन आपके पास उसकी मोलैरिटी अगर कैपिटल M है तो 11.2 को कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकल जाएगा। या फिर अगर नॉर्मेलिटी गिवन है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकलेगा? 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। इस पे सवाल बहुत आते हैं। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है इसकी स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर कॉपी की जैसी होती है। आप अपनी कॉपी खोल लो तो कॉपी का गत्ता, कॉपी को इस तरह से खोलना या फिर ओपन चेयर, इस तरह से खोलोगे तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। देखिए ऊपर एक हाइड्रोजन लग रहा है, फिर 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड की फॉर्म में साथ में, और फिर एक हाइड्रोजन। इस तरह का ओपन चेयर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। यहां पर स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्टोर कैसे करोगे? तो ये कभी भी ग्लास में, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल्स, कभी भी ग्लास बॉटल्स में स्टोर नहीं किया जाता। एल्कली ऑक्साइड प्रेजेंट इन अ ग्लास कैटलाइजेस इट्स डिकम्पोज, मतलब अगर आपने यहां पर बोतल के अंदर इसको स्टोर किया है तो फाइनली वो डिकम्पोज हो जाएगा वाटर और ऑक्सीजन के अंदर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसको स्टोर कैसे करके रखा जाता है? स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स कोटेड प्लास्टिक एंड टेफ्लॉन बोटल्स। सिर्फ और सिर्फ इसको टेफ्लॉन बोटल्स में या फिर कोटेड प्लास्टिक बोटल्स में, जो कि किससे कोटेड होती है? पैराफिन वैक्स से कोटेड होती है, उनमें हम लोग स्टोर करके रखते हैं। अदरवाइज ग्लास के, अगर आप कांच के बोटल्स में स्टोर करोगे तो आपका H2O2 आपको मिलेगा ही नहीं, वहां पर वाटर और ऑक्सीजन होगी। तो जैसे ढक्कन खोलोगे तो ऑक्सीजन तो उड़ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, ठीक है, ग्लिसरॉल, अल्कोहल, एसिटामाइड एंड H3PO4 यूज्ड एज अ स्टेबलाइजर टू प्रिवेंट डीकंपोजिशन। आपको थोड़ा सा उसके अंदर क्या डालना पड़ता है? एसिड, ठीक है, ग्लिसरॉल डालना पड़ता है, अल्कोहल, एसिटामाइड या H3PO4 डालना पड़ता है ताकि उसका डिकम्पोजिशन ना हो। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यूजेस ऑफ H2O2, सबसे पहले तो ग्रीन केमिस्ट्री में यूजेस होता है, ठीक है, इन पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पॉल्यूशन कंट्रोल में आप H2O2 का यूज करते हो। इसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ साइनाइड के ऑक्सीडेशन में यूज करते हो। इसके अलावा रिस्टोरेशन ऑफ एरोबिक कंडीशंस टू सीवेज वेस्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सीवेज वेस्ट में रिस्टोरेशन में भी हम लोग H2O2 का यूज करते हैं। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? देखिए, एज एन एंटीसेप्टिक, आप H2O2 को एज एन एंटीसेप्टिक भी यूज करते हो, एंड सोल्ड इन द मार्केट एज, ठीक है, पर हाइड्रोल के फॉर्म में मार्केट में इसको बेचा जा रहा है, और ये एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। ये आपके लिए नॉलेजेबल चीज है। अगर आपको एंटीसेप्टिक खरीदनी हो तो मार्केट में जाके बोलो पर हाइड्रोल हमें दे दो, वो एक एंटीसेप्टिक होगा जिसके अंदर आपके पास क्या होगा? H2O2 होगा। अब हम चलते आगे। डेली लाइफ में कहां यूज होता है? इट इज यूज इन ब्लीच में यूज किया जाता है, ठीक है। आजकल बहुत सारी मम्मियां ब्लीच करती हैं, पप्पा भी ब्लीच करते हैं, तो जो ब्लीच करते हैं वहां पर H2O2 का यूज होता है। माइल्ड, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट की तरह भी इसको यूज किया जाता है। फोर्थ पॉइंट,
इट इज जनरली यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम परबोरेट, ठीक है, या फिर परकार्बोनेट। जब भी आपको परबोरेट या परकार्बोनेट ऐसे केमिकल्स बनाने हो तो आपको H2O2 का यूज करना पड़ता है। दीज केमिकल्स आर यूज इन हाई ग्रेड, ठीक है, डिटर्जेंट्स में इसको यूज किया जाता है। जो डिटर्जेंट्स आपके घर में होते हैं उनमें इनको यूज किया जाता है, तो उसके लिए आपको H2O2 की जरूरत पड़ती है। अब पांचवा पॉइंट क्या है, इन इंडस्ट्रीज एज अ ब्लीचिंग एजेंट। यहां पर इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग एजेंट के यूज किया जाता है, जैसे कि टेक्सटाइल में, पेपर पल्प में, ऑयल्स में, फैट्स में, लेदर इंडस्ट्री में इसको एज अ ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। छठा पॉइंट क्या है जरा चेक करो, इन द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन। अगर आपको हाइड्रोक्विनोन बनाना है, ठीक है, टार्टरिक एसिड बनाना है या फिर फार्मास्यूटिकल चीजें बनानी है तो आपको H2O2 का यूज होता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हम देखते हैं यहां पर ऑटो ऑक्सीडेशन एंड ऑटो रिडक्शन। H2O2 की बढ़िया बात यह है कि H2O2 खुद के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके H2O+O2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 इज रिड्यूस टू H2O। एक मॉलिक्यूल H2O2 किस में रिड्यूस हो जाता है, H2O में, और दूसरा वाला किस में रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीजन में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब H2O2 ऑक्सीजन में एक कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा H2O में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक तरफ ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ रिडक्शन हो गया। चेक करना चाहो तो कर लो, -1 से किधर चला गया, 0 पे। सो इन दैट केस यहां पर -1 से किधर चला गया, -2 पे, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर एसिडिक मीडियम में किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो यहां पर क्या होगा, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज होगा। बच्चों ये ध्यान रखना, हमारे पास मौका था कि हमें 1 घंटे में चैप्टर खत्म करना है, मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूं बिना पानी पिए। मैं चाहता हूं कि आपका यहां पर सिलेक्शन हो, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है, आपको भी उसी शिद्दत के साथ मेरे साथ काम करना है, मजा तभी आएगा। तो यहां पर H2O2 क्या करेगा बच्चों, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिखा सकता है। H2O2 क्या करेगा, देखो जरा चेक करो, Fe+2 को किस में कन्वर्ट कर सकता है, Fe+3 में, यानी कि ऑक्सीडेशन हो सकता है। H2O2 PbS को किस में कन्वर्ट करेगा, PbSO4 में, यानी कि ऑक्सीडेशन हो सकता है। सल्फर यहां पर -2 से किधर चले गई, +6 पर, तो ऑक्सीडेशन करवा सकता है। रिडक्शन की तरह भी काम कर सकता है। मान लो H2O2 आपने लिया और यहां पर KMnO4 लिया, तो KMnO4 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो KMnO4 का खुद का रिडक्शन होगा, तो MnO4- यानी कि KMnO4 H2O2 के साथ रिएक्ट करके खुद Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसका रिडक्शन हो गया, और H2O2 खुद क्या कर लेता है, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि HOCl की बात करो, HOCl और H2O2 की रिएक्शन कराओगे, इन दैट केस HOCl में से यहां पर क्या होगा, H3O+ एंड Cl- लिबरेट होगा और H2O2 से ऑक्सीजन लिबरेट होगी। मतलब यहां पर क्या हो सकता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों पॉसिबिलिटी बनती है H2O2 के साथ। बेसिक मीडियम की बात करें तो Fe+2 बेसिक मीडियम में भी H2O2 के साथ रह करके Fe+3 में कन्वर्ट हो सकता है, और Mn+2 H2O2 के साथ बेसिक मीडियम में Mn+4 में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि 2 का चेंज आ सकता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप यहां पर रिड्यूसिंग नेचर देखना चाहते हैं तो बेसिक मीडियम में वो रिड्यूसिंग नेचर भी दिखा सकता है। H2O2 क्या करेगा, आयोडीन के साथ रिएक्ट करके आयोडीन को I- में कन्वर्ट कर देगा और खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा। H2O2 MnO4- के साथ रिएक्ट करके बेसिक मीडियम में MnO2 में कन्वर्ट कर देगा, खुद ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये केमिकल रिएक्शंस हम कहां पढ़ते हैं पता है, ये केमिकल रिएक्शंस हम लोग रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ते हैं, और ये आपको आनी चाहिए। अब बस 3 ही स्लाइड बाकी है, खत्म होने वाला है। H2O2 रिड्यूसेस टू क्लोरीन, ठीक है, रिड्यूसेस क्लोरीन टू HCl। मजे की बात यह है कि H2O2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl की फॉर्मेशन करता है, और इसको हम लोग एंटी क्लोर भी कहते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब H2O2 क्लोरीन को पी गया ना, एंटी क्लोर इसीलिए कहते हैं, फाइनली उसको HCl में कन्वर्ट कर दिया उसने। नाउ इट एक्ट्स एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। सबको समझ में आ गया। और ब्लीचिंग एक्शन देखना है तो H2O2 की खास बात क्या होती है, वो नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, कोई भी कलर्ड मेटल होगा, ये कलर्ड मैटर होगा, वो ऑक्सीजन के साथ, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कलरलेस हो जाएगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब कलर को रिमूव करने का काम आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि इथाइलिन H2O2 के साथ रिएक्ट करती है, उस केस में इथाइलिन ग्लाइकोल बना लेती है, ये ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा था। नाउ H2O2 को रिएक्ट कैसे करता हुआ दिखाओगे, OH and OH, यहां से एक बॉन्ड तोड़ दो और फाइनली इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाएगा। तो इस तरह से हमने यहां पर हाइड्रोजन चैप्टर को खत्म कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। इसके PDF के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, फटाफट से जाओ वहां से डाउनलोड करना है। सो चलिए गाइस, do subscribe the channel and like the video. Thank you so much, love you all. ठीक है, और बहुत सारी पुरानी वीडियोस हैं जिसमें PDF रिमूव कर दी थी हमने, इसलिए नए वीडियोस में अच्छी PDF डाल रहे हैं। तो आपको मैं सबको बोलता हूं, जो पुरानी PDF है वो हमने रिमूव इसलिए की थी, वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी। अब जो PDF हम लोग ऐड कर रहे हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप यहां से PDF डाउनलोड कर लो,
आपको बेनिफिट होगा। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलिए गाइस, बाय।